कोई कोई मसला नहीं है, आप मुझे बताओ, आप लोग सीआर को बता दो, सीआर को कहें कि इस हफ्ते के मिडल तक, मंडे ट्यूसडे बल्कि वेडनेसडे तक मुझे बता दें कि किन टॉपिक्स में से आप क्विज लेना चाहते हैं, ताकि फिर मैं वो क्विज डिजाइन कर लूँ। ये कोई ओके मैम, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं। आप लोग जिसमें से, क्योंकि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, आप बता दें 3 क्विजेस होने हैं, आप उन 3 क्विजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मेरी तो सजेशन ये है कि एक क्विज जो है वो चैप्टर 9 में से रख लें, एक क्विज जो है वो फेजर और वो जो हमने सारा पढ़ा उसमें से रख लें, और एक क्विज जो हम आजकल पढ़ रहे हैं नेटवर्क फंक्शंस उसमें से रख लें, तो हमारे 3 क्विजेस बहुत अच्छे हो ठीक है जाएंगे। मैम, सही है। हाँ, देख लें। तो पहला क्विज जो है वो हम चैप्टर 9 के उसमें से कर लेते हैं, और वो उसमें मेरा क्विज जो है वही वाली बात है, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्विज होगा। ठीक है जी, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मैं ज़रा आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर लूँ। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई कंसर्न्स हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में इसको ख़त्म होने के बाद, तो डू वॉइस देम, अपने जहन में कुछ मत रखना। अच्छा, वी शुड बी क्लियर अबाउट कि हमने करना क्या है। खैर एक सेकंड, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। मैम मैंने पूछना था कि जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप हमें सारी सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, या कोई उस तरह का भी सिस्टम है, शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप? किस किस्म का सिस्टम, कौन से क्वेश्चंस? मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं आप जो पेपर डिज़ाइन करती हैं, या उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स? अच्छा, उसमें ला रहे वैसा है कि पहले तो मैं एग्जाम का एक क्वेश्चन जो है ना वो दिया करती थी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं देती, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीज होती है 20 मार्क्स की। आई लाइक डूइंग दैट। अच्छा मैम। अच्छा, वो करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे फ्रैंको की बुक है ना, तो उसमें एंड ऑफ चैप्टर में उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है। इफ यू गो थ्रू दोज तो यू आर ऑल सेट, आप कर लेंगे। ठीक है मैम, और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स हैं? ठीक है मैम। हाँ, और बाकी मुझे तो न्यूमेरिकल्स ही पसंद है। और न्यूमेरिकल्स में आप ख्याल रखना कि अगर एक न्यूमेरिकल है उसमें आपने डैम्पिंग भी फाइंड करनी है, इनिशियल कंडीशन भी फाइंड करनी है, आपने कंप्लीट रिस्पॉन्स भी फाइंड करना है, कॉन्स्टेंट्स भी फाइंड करने हैं, तो दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क। मैं इस बात को रियलाइज करती हूँ, और मैं ये नहीं करूँगी कि आपको इस तरह का न्यूमेरिकल जो है वो 20 मिनट में करने के लिए दे दूँ। आपके न्यूमेरिकल्स वेल टाइम्ड होंगे। मेरी पॉलिसी ये होती है कि जो पेपर मैं 45 मिनट टू एन आवर में खुद कंफर्टेबली कर सकती हूँ, वो मैं बच्चे को 3 घंटे में करने के लिए देती हूँ। ठीक है, ठीक है पेपर, हाँ, मैं हमेशा पेपर का सोल्यूशन बनाती हूँ तसल्ली के साथ बैठ के, और बैठ के मैं उसको टाइम करती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये मैंने 45 मिनट में 50 मिनट में कर लिया है, तो दैट मेक्स फॉर अ गुड 3 आवर पेपर। ओके मैम, थैंक यू। चलें जी, तो हमने पिछली क्लास में हम यहाँ पे थे, है ना, obtain the expression of the type of h of s is equal to this, अगर इसके पोल्स ये हो। याद है ये सवाल मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोग अगर कर सकते हैं तो कर लें। तो आप लोगों से किसी ने किया है? जी बताएं, किया है किसी ने जनाब? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम लास्ट वीक ही देखा था, अभी मतलब इस तरह याद नहीं, लेकिन लास्ट वीक किया था। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि आप obtain an expression of the type h of s is equal to ns over ds if h of s has a pole p1 is equal to -5 and h of 0 is equal to 10 and h of s has a 0, z1 is equal to this and h of 0 is equal to 1 and h of s has the roots। यानी उसने 4 डिफरेंट सिनेरियोज दिए हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को करवाया था इसमें से कोई पार्ट क्लास में? नहीं मैम, नहीं मैम, मैम आपने इसका ऊपर ऊपर इसके क्वेश्चन था पिछला उसमें वाला वो कराया था। हम ये करते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं एक आध पार्ट आपको करवा देती हूँ ताकि आप जो है ना आपको समझ आ जाए कि कैसे करना है। लेट्स से कि हम इसका जो है, मैं इनका कलर चेंज कर लूँ। इसमें जो a है that is equal to h of s has a pole p1 is equal to -5 and h of 0 is equal to 10। ठीक है, अब h of s मेरे पास क्या है? h of s है n of s ओवर d of s। तो n of s जो है h of s मेरे पास आ रहा है h of 0 is equal to 10, सॉरी,
ये आएगा जनाब 10 डिवाइडेड बाय s माइनस 5, तो ये आ जाएगा 10 ओवर s प्लस 10। ठीक है, दिस इज इट। +5 मैम +5 नहीं होगा। s +5 है। तो ये है, ये आपने फाइंड करना है। इसी तरह इसका डी पार्ट देख लें, z1 and 2 is equal to plus minus j3, p1 is equal to 0, और बिल्कुल इस तरह लिखने की क्या जरूरत है। हम कहते हैं h of s is equal to s minus z1 s minus j3 s minus z2 s plus j3, और हमारे पास आता है जनाब 0, तो ये दो है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है s माइनस पी वन s माइनस 0 s माइनस पी टू s प्लस j s माइनस पी थ्री s माइनस j s प्लस 3 माइनस j4 s प्लस 3 प्लस j4, ये हमारे पास आ गया। और वो कहता है, इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लें, इसको हम इसके साथ कोई k भी होगा, k को हमने रिजॉल्व करना है। अच्छा, ये जो है ये आपको ऐसा आएगा s माइनस j3 एंड s प्लस j3 विल गिव यू s प्लस 9, आई थिंक s स्क्वायर प्लस 9, यस मैम। ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1, और ये जो लास्ट है ये क्या होगा, s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 16 है। ये प्लस b टू a माइनस b लगाएं तो ये मैम होगा 25 हो जाएगा ना, s प्लस 20 s स्क्वायर प्लस 25 s स्क्वायर प्लस 6s प्लस a - b स्क्वायर नहीं हो जाएगा 25 जी। a - b स्क्वायर जी ये a है ना, और ये b है, s + 3 a b। यस मैम। s प्लस 3a है तो हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, और जो b स्क्वायर है वो a माइनस - b स्क्वायर नहीं है मैम। ठीक है मैं समझ गया, ठीक है। a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो में b कोई नहीं स्क्वायर, है, ये तो तो ये a b - b है। जी मुझे बात नहीं समझ आई क्या कह रहे हैं। मैम ये वो तो जो a आपने + प्लस b का a - साइन b नहीं लगाया है। मैंने, वो क्लियर नहीं हो रहा। ये मैम इस पर a + b a - b और फॉर्मूला नहीं लगता है। s + 3 a हो गया मैम, मैम वो और कह रहा है j4 कि b हो a गया। माइनस बी इंटू a प्लस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, वो क्यों नहीं लगा। ठीक है मैम, अब सही है। 5 - 3 + j4 सही है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो है ना, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होता, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, और आपका b स्क्वायर यस माइनस मैम। 6 आएगा क्योंकि b जो है वो j4 है। ठीक हो यस गया, मैम। ठीक है। अच्छा जी, यस अब मैम। आपके पास जो है वो k आपने फाइंड करना है। आपको दिया क्या गया था कि h ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, तो h ऑफ -1 turns out to be equal to k into s square plus 9 is -1 square, that is 1 plus 9 divided by -1 into -1 square, that is 1 plus 1 into 1 minus 6 plus 25, and that should be equal to 1। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर। that makes it that k into 10 divided by minus, -40 मैम, जी आ गया, -40 -40 ये आएगा आपके पास 20 and that should be equal to 1। तो उससे k क्या आपके पास आ रहा है माइनस
नहीं मैम, वो नीचे -40 आ रहा था, वो ऊपर जाके तो वो हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। -40 कैसे भाई? मैम के ये 4 आ रहा है माइनस सिंपल। 4 आ रहा है मेरा ख्याल है, ठीक है। 40 है सही। मैम वो ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 40 आ रहा है, 10/40, वो जो बस फिर हमारे छोड़ो, पास उसको कह रही 1/4 हूँ, है। जो कुछ 10 बाई मैंने किया 40 है हो वो जाएगा मैम। आगे ना, डोंट वेस्ट टाइम। जो मैंने किया है वो ठीक है, उसको देख लें के 4 हो जाएगा। कि -4 हो जाएगा। तो आपके पास एच ऑफ एस जो है दैट इज इक्वल टू -4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 over s into s square plus 1 into s square plus 6s plus 25. So this is how you are going to do these problems. ठीक है, ये ऊपर वाले प्रॉब्लम में भी गलत था, उसने कहा था h of 0 is equal to 1, तो ये आपके पास आ गया था जनाब k डिवाइडेड बाय s plus 5, k over s plus 5, और h of 0 जो है that is equal to k over 5 which should have been equal to 1. ठीक है, so k is equal to 5, so this should have been 5 over s plus 5. ठीक है जी, so this is how you find the transfer functions. यस मैम। चलिए ना, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब वो कहता है कि आपने फाइंड करना है नेटवर्क फंक्शन, और नेटवर्क फंक्शन फाइंड करने का प्रोसीजर, और उसको हमने चेक कैसे करना है। प्रोसीजर नेटवर्क फंक्शन फाइंड करने का हमने देखा हुआ है। आप अपने सर्किट में जितनी भी इनपुट्स हैं, जितनी भी आउटपुट्स हैं, उनको उनके फेजर्स के साथ रिप्लेस कर दें, और फेजर्स के साथ रिप्लेस करने के बाद आपके पास जितने सर्किट में एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनको उनकी इम्पिडेंसेस और एडमिटेंसेस के साथ रिप्लेस करें जो भी अप्रोप्रिएट है। और वो करने के बाद यानी इंडक्टर जो है वो एसएल से और कैपेसिटर जो है वो 1/SC से रिप्लेस हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास जो भी टेक्निक्स हैं हमारे पास सर्किट एनालिसिस की, केवीएल, केसीएल, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, जो आप लगाना चाहते हैं उससे आप अपना नेटवर्क फंक्शन फाइंड कर लें। अब नेटवर्क फंक्शन फाइंड करने के बाद ये तो है हाउ टू फाइंड, और ये है हाउ टू चेक। ये है जी चेक नंबर 1, और ये है चेक नंबर 2। इसको कहते हैं डायमेंशनैलिटी चेक, डायमेंशनैलिटी चेक, और इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक चेक, क्योंकि हम दोनों एसिम्प्टोट्स के ऊपर, जीरो के ऊपर और इन्फिनिटी के ऊपर इसको चेक करते हैं। ठीक है जी, अच्छा करते क्या। डायमेंशनलिटी चेक तो ये कहता है कि आप अपना जो ट्रांसफर फंक्शन आया है, नेटवर्क फंक्शन आया है, उस नेटवर्क फंक्शन को आप चेक करें। चेक ये करें कि आपके न्यूमरेटर की तमाम टर्म्स क्योंकि आपस में ऐड हो रही है, इसलिए न्यूमरेटर की तमाम टर्म्स की सेम डायमेंशन होनी चाहिए। इसी तरह डिनोमिनेटर की तमाम टर्म्स की सेम डायमेंशन होनी चाहिए, और जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की रेशो मालूम करें तो उसकी वही डायमेंशन आनी चाहिए जो आपके ट्रांसफर फंक्शंस की हैं। लेट्स से कि आपका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस जो है वो v आउट ओवर vi है, तो आपके पास एच ऑफ एस की नेट डायमेंशन क्या आनी चाहिए? कोई डायमेंशन नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी अ डायमेंशनलेस नंबर। लेकिन अगर आपके पास एच ऑफ एस जो है वो v ओवर i है, तो फिर आपका जो नेट एच ऑफ एस की डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी? वो ओमिक डायमेंशन आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। अगर आपकी डायमेंशन ठीक है तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक चांस है कि आपका जो नेटवर्क फंक्शन है वो ठीक आ गया। दूसरा है एसिम्प्टोटिक चेक। एसिम्प्टोटिक चेक ये कहता है कि आप एच ऑफ 0 को चेक करो एच ऑफ एस में हर एस को 0 से रिप्लेस करके, और जब आपके पास जो भी आंसर आए उसको सर्किट के अगेंस्ट चेक करो कि अगर सर्किट में मैं 0 फ्रीक्वेंसी के ऊपर तमाम कैपेसिटेंसेस को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूं और इंडक्टर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दूं तो क्या यही आंसर आता है? अगर आता है तो फिर इसका मतलब है आपका जो नेटवर्क फंक्शन है वो आपने ठीक फाइंड किया। इसी तरह इन्फिनिटी के ऊपर भी आपके पास नेटवर्क फंक्शन में आप एस को इन्फिनिटी से रिप्लेस करें, और फिर आप अपने सर्किट में जाएं और अपने सर्किट में जाके चेक करें, सर्किट एनालिसिस करें, और उसमें तमाम कैपेसिटर्स जो हैं उनको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करें और इंडक्टर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करें, और चेक करें कि क्या दोनों आंसर्स एक ही आते हैं। अगर एक ही आते हैं तो फिर इसका मतलब है आपके एसिम्प्टोटिक चेक्स जो हैं वो भी यहाँ पर सही हो गए हैं। तो अगर ये दोनों चेक्स, डायमेंशनैलिटी चेक और एसिम्प्टोटिक चेक आपके ठीक आ गए हैं तो फिर देन यू आर ऑल सेट। आपके 99.9% चांस है कि आपका नेटवर्क फंक्शन जो है वो ठीक आ गया। तो ये इसके 2-3 तरीके हैं, इसको हम प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम पे अप्लाई करके देखते हैं, देन वी विल हैव अ बेटर आइडिया।
अच्छा वो उसी का ही सर्किट है, ठीक है। जगह बना लेंगे, प्रॉब्लम जी। वो कहता है फाइंड द नेटवर्क फंक्शन फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 14.6 फॉर द केस इन विच रिस्पांस इज द आई नॉट थ्रू R2 assume to flow downward। ये आपकी बेसिकली एग्जांपल है 14.8 जिसका ये सर्किट है, लेकिन उसमें जो नेटवर्क फंक्शन उसने मालूम किया है वो उसने मालूम किया है V0 ओवर I इनपुट। जो हमें एक्सरसाइज दी गई है उसमें वो कह रहा है कि नेटवर्क फंक्शन मालूम करो V0 ओवर I इनपुट, मालूम सॉरी I0 ओवर I इनपुट। और I0 क्या है? I0 है वो कह रहा है द करंट थ्रू R2 which is flowing downwards, so this is the I0। ठीक है, सर्किट जो है वो ऑलरेडी फेजर्स की टर्म्स में डिफाइंड है। आप देखिए कि इंडक्टर को उसने SL से रिप्लेस कर दिया और जो कैपेसिटर था उसको 1 ओवर SC से उसने रिप्लेस कर दिया। तो अब आपके पास जो है वो आपने क्या मालूम करना है? आपने मालूम करना है H of S इज इक्वल टू I0 ओवर II। तो जरा देख के बताइए H of S की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? डायमेंशनलेस होगा ना, वो डायमेंशनलेस होगा, या आप कह सकते हैं एम्पियर पर एम्पियर इसकी डायमेंशंस होनी चाहिए, डायमेंशनलेस है। अच्छा अच्छा, अब इसको करने का तरीका, इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट I0 इन टर्म्स ऑफ II, तो इट इज अ सिंपल करंट डिवाइडर। मैं कहूँगी R प्लस SL डिवाइडेड बाय R प्लस SL प्लस 1 ओवर SC, ये R1 है सॉरी, प्लस R2 इंटू II is the value of I0। इस इक्वेशन की मदद से मैं ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकती हूँ इस करंट डिवाइडर की मदद से। तो मेरे पास जो है वो जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा H of S वो आता है I0 ओवर II एंड दैट इज इक्वल टू ये आएगा जनाब R1 CS प्लस LCS स्क्वायर। प्लीज अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कीजिए। R1 प्लस R2 SC जाद अली प्लीज अपना माइक म्यूट पे करो, इसको कहो कोई, क्योंकि मेरी तो वो सुन नहीं रहा। मैं वो राइट क्लिक करके आप इसको खुद म्यूट कर दें। मैं म्यूट कर दूं उसको। अब मैंने कर दिया से जाद अली को म्यूट। आई फाइंड दैट समथिंग रूड टू डू, मुझे नहीं पसंद है। एनीवेज मुझे लगता है आप खुद अपना माइक कर लें। अच्छा जनाब, तो H of S जो है जो कि मैंने डिलीट कर दिया, दैट टर्न्ड आउट टू बी व्हाट? मैम I0 वो हाँ जी, that was equal to I0 over I input and that turned out to be equal to R1 CS plus LCS square divided by R1 plus R2 into CS प्लस S स्क्वायर LC प्लस 1। ये हमारे पास जो है ना वो इसका ट्रांसफर फंक्शन आ रहा था। तो ये ट्रांसफर फंक्शन हम इसके मैम ये आपने आखिरी वाला कैसे निकाला मैम? क्योंकि आई इन तो हमने निकाल लिया, आई आउट तो निकाल लिया था ना इन टर्म्स ऑफ आई इन, तो उसका आगे कैसे किया मैम? दोनों साइड्स को आई इनपुट के साथ डिवाइड कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, आई आउट ओवर आई इनपुट की रेशियो आ जाएगी ये H of S है। ठीक है, और हर टर्म को 1 ओवर SC के रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को SC के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है सर जी, तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। क्या ये वही ट्रांसफर फंक्शन है जो इनका आ रहा है?
क्या उसने सही तरीके से लिखा? उसने कहा पॉलिनोमियल जो है ना उसको डिसेंडिंग डिग्रीज में लिखो, तो हम भी लिख देते हैं जरूर। सो दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है एल सी एस स्क्वायर प्लस एस का कोफिशिएंट है R1C इंटू एस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी वी हैव एल सी एस स्क्वायर और एस का कोफिशिएंट है R1 प्लस R2 इंटू सी एंड देन वी हैव अप 1। ठीक है, तो हमारा वही आ गया खैर से एच ऑफ एस जो कि इसका आ रहा है। सो फार सो गुड, लेकिन हम इसे चेक करेंगे। अब हमारे पास R1 R2 के साथ CS है। हमारे पास दो तरह के चेक्स हैं, एक है डायमेंशनलिटी चेक और एक है एसिम्प्टोटिक चेक। पहले हम डायमेंशनलिटी चेक अप्लाई करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि एल सी एस स्क्वायर की डायमेंशंस क्या बनती हैं। आपको पता है 1/LC अंडर द रूट इज इक्वल टू अ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम पहले ओमेगा कह रहे थे, यहाँ ओमेगा नॉट है ना। तो आपके पास यस LC जो है वो 1/S स्क्वायर की डायमेंशंस देगा फिर। यस ठीक है, तो तो मैम टोटल LC डायमेंशनलेस हो गया। हाँ जी, ये हो जाएगा 1/S स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये पहली टर्म डायमेंशनलेस हो गई। इसी तरह R1C, आपको पता है R इंटू सी इज अ टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो टाइम इंटू फ्रीक्वेंसी ये भी क्या हो गया? डायमेंशनलेस। तो जो हमने कंडीशन लगाई थी कि न्यूमरेटर की तमाम टर्म्स की एक ही डायमेंशन हो ताकि वो आपस में ऐड हो सके, तो ये दोनों टर्म जो है ये डायमेंशनलेस है, इसीलिए ये आपस में ऐड हो रही है। नाउ लेट्स कम टू द डिनोमिनेटर। ये पहली टर्म्स अगेन डायमेंशनलेस। R1 plus R2 have dimensions of ohms. C is a capacitor, so resistance into capacitor is a time constant multiplied by frequency is again dimensionless. तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है। दिस इज 1/S स्क्वायर इंटू एस, दिस इज 1/S इंटू एस। तो ये सारे के सारे जो है ये डायमेंशनलेस होते चले जा रहे हैं। तो न्यूमरेटर भी डायमेंशनलेस है, डिनोमिनेटर भी डायमेंशनलेस है। हमारे पास एच ऑफ एस जो है इट इज टर्निंग आउट टू बी अ डायमेंशनलेस नंबर जस्ट एज वी वांटेड। हमें यही था कि एच ऑफ एस जो है वो एक डायमेंशनलेस नंबर हो, जो कि हमारे पास आ गया। लिहाजा डायमेंशनलिटी चेक हमारा जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हमने कर लिया। वी हैव डन विद आवर डायमेंशनलिटी चेक। अगला जो चेक है हमारे पास वो है एसिम्प्टोटिक चेक। एसिम्प्टोटिक चेक में आप ये कहें कि आपके पास एच ऑफ जीरो क्या आ रहा है? एच ऑफ जीरो आ रहा है जनाब जीरो। ठीक है ना, एल सी एस स्क्वायर प्लस R1CS। अगर मैं एस स्क्वायर और एस की जगह जीरो रिप्लेस करूं तो न्यूमरेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में एक 1 है, लिहाजा उसको हम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एच ऑफ जीरो जो है दैट इज टर्निंग आउट टू बी अ जीरो। इज इट सो? यस यस मैम। ठीक है, अब ये आपके पास जो है दिस वाज आई आउट। अब एच ऑफ जीरो में जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। अगर कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे एक्ट करेगा तो आई आउट क्या होगा? जीरो मैम। जीरो। तो आई आउट ओवर आई इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम द सर्किट टू। एक तो मैंने एच ऑफ जीरो फाइंड किया इसमें एस की वैल्यू जीरो लगा के, और एक मैंने एच ऑफ जीरो फाइंड किया सर्किट में वैल्यू लगा के, और दोनों के दोनों सेम आए हैं, बोथ ऑफ देम आर द सेम। ठीक है, इसी तरह एच ऑफ एस को मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू एल सी प्लस R1C ओवर एस डिवाइडेड बाय एल सी प्लस R1 प्लस R2 into C over S plus 1/S square. I can write H of S like this. ठीक है, अगर मैंने इस तरह लिखा तो मेरे पास H of S when S goes to infinity क्या आता है? This becomes LC plus 0. 1/infinity is a 0 divided by LC plus 0 and this is LC over LC and it is equal to 1. ठीक है, तो इन्फिनिटी के ऊपर मेरा एच ऑफ एस जो है एक एच ऑफ एस की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। एच ऑफ एस व्हेन एस गोज टू इन्फिनिटी इज अ 1। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम द सर्किट। आपके पास जब आप एस गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तो आपका इंडक्टर कैसे एक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट। और कैपेसिटर कैसे एक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो आप ये देखें कि जब आपके पास ये कंडीशन होगी तो आई नॉट is going to be equal to II. So H of S is equal to I naught over II is going to be equal to 1.
ठीक है, तो ये हमारे एसिम्प्टोटिक चेक थे। हमने एक एसिम्प्टोटिक चेक 0 के ऊपर किया और दूसरा जो है वो इन्फिनिटी के लिए किया, और दोनों में हमारे पास रिजल्ट चाहे हम HF से फाइंड करें या हम रिजल्ट जो है वो सर्किट से जाके फाइंड करें, दोनों हालतों में एक ही आता है। सो दिस इज हाउ यू कैरी आउट अ डायमेंशनलिटी चेक एंड हाउ यू कैरी आउट एन एसिम्प्टोटिक चेक। कोई क्वेश्चन? देखें, समझ आ गया बच्चों? यस मैम। आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमें बॉदर करें। अच्छा, ये ब्लैंक रखिए, एक ये है, लेट्स जस्ट स्टार्ट। जी ये आपका क्या ख्याल है, कर लेंगे आप? इसको भी करने का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, चेक्स आप कर लीजिएगा, इसका एनालिसिस हम कर लें मिलके, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा होती हूँ कि हमारा एनालिसिस अच्छा हो। देखिए आपकी सारी रेजिस्टेंसेस ना 100K की हैं, तो लेट्स कॉल R इज इक्वल टू 100K। ठीक है, डायमेंशनलिटी चेक में ना वैल्यूज लिखने की बजाय सिंबल्स लिखना, यानी R, L और C's लिखना हमेशा ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लिहाजा जब आप डायमेंशनलिटी चेक कैरी आउट कर रहे हो तो इंतज़ार करें टिल द वेरी लास्ट कि आपकी तमाम चीज़ें अपने सिंबल्स की फॉर्म में हो, तो वो आसानी हो जाएगी। LC देखते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो 1/s² है। RC देखते ही आपको पता चल जाएगा अच्छा तो टाइम कॉन्स्टेंट है। L/R देखते ही आपको पता चल जाएगा तो 1/time, इस तरह की चीज़, सॉरी टाइम कॉन्स्टेंट। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास C इज इक्वल टू 10 नैनोफेराड, सो दिस इज इक्वल टू 1/CS, दिस इज इक्वल टू 1/CS, दिस इज VI, दिस इज V0, लेट्स नेम दीज VA एंड VB। ठीक है, तो ये VA है तो ये भी VA है, तो हमने अपने सर्किट को प्रॉपर्ली लेबल कर लिया कि हम उसको फेजर के तरीके से एनालाइज कर सकें, और इस काम की मदद से हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये जो मेरी नोड है, इसको मैं नोड 1 कहती हूँ, इस पर अगर मैं KCL एट नोड 1 लगाऊं तो आई हैव जनाब 0 माइनस VA/R इज इक्वल टू VA माइनस V0/R। ठीक है, ये मैं करंट की डायरेक्शन अगर रखती हूँ, और ये पूरी नोड आपको ख्याल होना चाहिए कि ये सारी के सारी नोड जो है ये V0 है। ठीक है हुजूर? यस मैम। तो इससे आपके पास आता है -2 VA is equal to V0, right? Or in other words, minus V0. Or in other words, you get VA is equal to 1/2 V0. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ये नोड है, इसका हम नाम रख लेते हैं नोड 2। इस पे अगर मैं KCL लगाऊं, मैम वहाँ पे V0 0 नहीं होगा? अच्छा नहीं, सही है मैम, सही है, वो वाला देख रहा था। ना खुद को कंफ्यूज ना कीजिए, V0 0 नहीं होगा। V0 एक अननोन वैल्यू है, 0 वो चीज़ होती है जो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो KCL एट नोड 2 अगर मैं लगाऊं तो ये मेरे करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, दोनों बराबर हैं क्योंकि ऑप एम्प की इनपुट में कोई करंट नहीं जाता। सो व्हाट वी हैव इज वी हैव VB माइनस VA/R is equal to VA/1/CS, right? So we have VB over R is equal to VA/R plus CS, क्योंकि वो 1/CS है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। So what we have is क्या किया मैंने, 1/R होगा, चेक कर लें प्लीज, ये मैंने गलत किया है मेरे हिसाब से। मैम सही नहीं किया, और ये ना ये -VA/R था ना, ये दूसरी साइड पे जाके ऐड होना चाहिए ना, प्लस VA/R होना चाहिए। ठीक हो गया ना? गलती किया ना मैंने। तो VB जो है ना, दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू VA into 1 plus RCS। तो VB
इज इक्वल टू 1/2 V नॉट इंटू 1 प्लस RCS। अब आपके पास VA भी V नॉट की टर्म्स में आ गया और VB भी V नॉट की टर्म्स में आ गया, तो VB जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 V नॉट 1 प्लस RCS। देख लो, ठीक है। अब मैं ये नोड लेती हूँ, इस नोड का मैं नाम रख लेती हूँ नोड 3। तो अब मैं कहती हूँ KCL एट 3, तो ये हो जाएगा जनाब, द करंट इन इज VI माइनस VB डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू VB माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय 1/CS प्लस VB माइनस VA ओवर R। चेक कर लें प्लीज। Yes, ma'am. सही है. Okay. So what we have is we have VI minus VB is equal to VB minus V naught into RCS plus VB minus VA. Check कर लें please. So VI turns out to be equal to VB plus VB 2 VB plus VB RCS और माइनस VA माइनस V नॉट RCS, ma'am. मैंने पीछे एक चीज देख ली थी, मैंने देखी है VB माइनस VA ओवर R इज इक्वल टू VA ओवर 1/CS एंड VB ओवर R इज इक्वल टू VB ओवर। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास जो है ये वैल्यूज आ गई, इसमें आपके पास VI आ गया। आप VB की वैल्यू को V नॉट की वैल्यू से रिप्लेस कीजिए। VI इज इक्वल टू 2 एंड योर V नॉट वाज VB वाज इक्वल टू 1/2 and into V naught into 1 plus RC। ठहरो बल्कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। This is equal to VB into 2 plus RCS, ठीक है। माइनस हम VA को अगर हम रिप्लेस करें तो दैट इज इक्वल टू 1/2 V naught which is equal to minus V naught into RCS. Now VB जो है VI turns out to be equal to VB is equal to 1/2 V naught into 2 अच्छा 2 अंदर चला गया, 1/2 V naught into 1 plus RCS। ये मैंने वैल्यू रिप्लेस की VB की into 2 plus RCS। चेक कर लीजिए, माइनस 1/2 प्लस RCS इंटू V नॉट। चेक कर लें प्लीज। Yes, ma'am. ठीक है, जो कुछ मैंने अभी तक किया है ना उसको तसल्ली के साथ देख लो ताकि फिर हमें आगे जाके मसला ना। सो व्हाट वी हैव इज वी हैव VI is equal to 1/2 into 2 plus RCS plus 2 RCS plus R square C square S square। ठीक है, माइनस 1/2 minus RCS and the whole thing
मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट। प्लीज चेक करो जरा। ठीक है, सो वी आई इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 RCS plus R square C square S square minus 1/2 minus RCS into V naught। ठीक है बच्चों, चेक कर लो प्लीज। जी मैम। So our V out over VI turns out to be equal to, हम इस VI को साइड पे ले जाएं और इसको इधर ले आए, turns out to be equal to 1 over R square C square S square। ठीक है, एक तो ये हो गया, प्लस हो गया जी 3/2 RCS minus RCS, so that is equal to plus 1/2। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट बेटा पूरा लिख लूँ। वो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, r स्क्वायर c स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जब मल्टीप्लाई होगा हाफ से, तो ब्रैकेट्स में ख्याल से गलती हुई है। यहाँ पे नहीं मैम, 2 सही मैम। सही कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं ये पीछे वाला इधर रिमूव कर दूं ताकि थोड़ा क्लटर कम हो जाए। आप चेक कर लीजिए इसको प्लीज। आप सही कह रहे थे, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बी आई के ऊपर एक्सप्रेशन लिखा, उसको नीचे वाले को प्लीज चेक करो आप इसमें। थैंक यू सो मच। अब ठीक हो गया बच्चे जी? -1 और 4 नहीं है। मैम -1 और 4 होगा। -1 और 4 होगा मैम, वो -1 और 2 और माइनस RCS डिवाइड बाय 2 होगा। जी मैम। Yes, मैम 1/2 जब मैम बेटा ये -1/4 नहीं होगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 1/2 से सिर्फ ये पहली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है जो पैरेंथेसिस में लिखी हुई है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। अच्छा ठीक है मैम, फिर सही है। इसीलिए मैंने ये ब्रैकेट्स लगाई थी, देखिए ब्रैकेट्स ठीक है मैम, ये लास्ट पार्ट में नहीं देखा था। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हम लोगों ने कर लिया। इसमें आप देखो हर टर्म में एक 1/2 आ रहा है, तो हम इस 1/2 को जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में ले जाके 2 कर सकते हैं। वी कैन हैव 2 डिवाइडेड बाय R square C square S square plus RCS plus 1। Can we write it like this? यस ठीक है। बता अब दो जब मैम। डायमेंशनलिटी चेक तो ये चेक करते हो ना कि एच ऑफ एस जो है उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ इट्स अ रेशियो वोल्टेज। तो आर स्क्वायर सी स्क्वायर की डायमेंशंस क्या है? आरसी की डायमेंशंस क्या होती हैं? मैम टाइम की। तो आर स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर डायमेंशनलेस। आर सी 1 ओवर एस इंटू एस डायमेंशनलेस, और 1 तो है ही डायमेंशनलेस। लिहाजा डिनोमिनेटर की हर टर्म भी क्या है? इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, और न्यूमरेटर भी क्या है? डायमेंशनलेस है। तो हमारा डायमेंशनलिटी चेक तो कह रहा है कि ये ठीक है। अब जनाब इसका एसिम्प्टोटिक चेक जो है वो आप होमवर्क के तौर पे साथ ले जाएं और मुझे कल बताइएगा कि क्या हुआ। एसिम्प्टोटिक चेक कैसे करोगे? एसिम्प्टोटिक चेक जब आप s को 0 पुट कर रहे हो, ये देखें h ऑफ 0 आपके पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है जी 2। तो आप सर्किट एनालिसिस करें तो आपके पास V naught over Vi should be equal to 2, or in other words V naught should be equal to 2Vi when s is equal to 0। ये होना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए आपका सिर्फ। इसी तरह इन्फिनिटी के लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हर चीज को s स्क्वायर से डिवाइड कर लो। यानी मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको बताना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा काम आप खुद करें। ये मैं ये क्वेश्चन इरेज कर दूं।
हम्म, जी, तो आपके पास इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर होगा? एच ऑफ एस इज इक्वल टू 2 ओवर is equal to 2 over s square divided by r square c square plus r c over s plus 1 over s square. देख लो, ठीक है। तो जब s जाएगा इन्फिनिटी पे तो h ऑफ s क्या हो जाएगा बच्चों? 0 मैम। 0, एब्सोल्युटली। तो आपने सर्किट से 0 हो चेक रहा करना है, हाँ, आपने सर्किट से चेक करना है कि जब आप कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, दोनों कैपेसिटर जो हैं ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो क्या आपके पास आई आउट जो है, वी आउट जो है वो 0 आता है? एच ऑफ एस इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी आई, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तभी पॉसिबल होगा कि वी आउट 0 हो, क्योंकि वी आई तो फोर्सिंग फंक्शन है ना, तो हमने अज्यूम किया 0। अब मैं फिर दोबारा जाके ढूंढूं और म्यूट करूं, या आप लोग खुद ही अपना कर लेंगे? ठीक हो गया? तो समझ आई यस सर। हूँ? यस गुड। मैम। फिर 5 है। मिनट उसके बाद फिर ब्रेक टॉक के टाइम रोक मैं हूँ। जवार अपना माइक म्यूट करके गा लो। मैंने कर दिया ना। अब इस वक्त हमजा इमरान का भी म्यूट कर, चलो उसने कर लिया। मेरे ख्याल में बैठ के यही करते हो। चलिए ब्रेक कर लें आप लोग। अच्छा,
जी अस्सलाम वालेकुम। चले अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट काम पे, ठीक है। वो है हम एच ऑफ एस को इस्तेमाल कैसे करना, हाउ टू यूज एच ऑफ एस। फाइंड तो कर लिया, कैसे मालूम करें। अब आपको ख्याल है कि हमने जब हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी तो एच ऑफ एस was like a numerator polynomial divided by a denominator polynomial, ठीक है। और न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, अब अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं तो यहाँ पे राइट साइड पे था क्या, राइट साइड पे था ए एम डी एम एक्स ओवर डी टी एम प्लस ए वन डी एक्स ओवर डी टी प्लस ए नॉट, ठीक है, ये था ना मेरे पास। और जब मैंने इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी लगाई थी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी, तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल था वो यहाँ से आया था। वी हैड y e raised to power st into the denominator polynomial and we had x is equal to x e raised to power st into the numerator polynomial, right? ये हमारे पास बना था, आपको पिछली चीज़ याद हो। फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया था और हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो y h of s is equal to y over x and it is equal to the numerator polynomial divided by the denominator polynomial। तो ये इस तरह के दोबारा से करने का पर्पस ये था कि मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल था ना वो मेरे पास y की टर्म्स की वजह से आया था, ठीक है। तो अगर मैंने नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड करना है, मैंने इसका नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड करना है, इसको इरेज कर दूं सब कुछ, कोई जरूरत नहीं। जो मैंने अगर इसका नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो कैसे करूंगी। मुझे आपको अगर याद हो कि जब हमने चैप्टर 9 किया था तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे, और इसको हम पुट करते थे इक्वल टू 0, आपको अगर ख्याल हो, और उसमें हम फिर रूट्स मालूम करते थे s1 और s2, राइट। और फिर हम कहते थे कि s1 और s2 रियल हो तो क्या होगा, इमेजिनरी हो तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो तो क्या होगा। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पे सिर्फ आसानी क्या है कि मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वो डायरेक्टली मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है वहाँ से। इस डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल d of s को if I put it equal to 0 I will get the value of s1 s2 up till sn, जितने भी मेरे पास यहाँ पर जितने भी ऑर्डर की इक्वेशन आई हुई है उतनी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपको रिमाइंड कराना था कि यहाँ पे फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है और आपने किसी सर्किट का नेचुरल रिस्पांस फाइंड करना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उस सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिराइव करें और डिराइव करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की रूट्स फाइंड करें। नहीं, आप सिंपली उसका जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसकी डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को देखिए। वो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ एस, जस्ट फाइंड द रूट्स of that polynomial s and you will find all the क्या उसको कहते हैं पोल्स, और उन पोल्स की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास रिस्पांस जो है वो किस किस्म का होगा, ठीक है। और आपके पास नेट रिस्पांस क्या होगा, हमने ये देखा था जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर n पोल है तो अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय e raised to power the first pole into t, a constant multiplied by e raised to power the second pole into t and up till the nth constant multiplied by e raised to power the nth pole into t, ठीक है। तो ये मेरे पास जनरलाइज सोल्यूशन होगा। अब इस जनरलाइज सोल्यूशन की कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं वो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट केसेस देखने हैं। दिस इंपॉर्टेंट केसेस आर नॉट सो अनफेमिलियर बिकॉज इनके साथ हम काम कर चुके हैं। अगर पोल रियल होंगे तो क्या होगा, पोल रियल होंगे तो मैंने अब जनरलाइज सोल्यूशन लिखा था कि वो जनाब मेरे पास y of t नेचुरल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू a1 e raised to power p1 into t plus a2 e raised to power p2 into t up till an e raised to power pn into t। तो अगर मेरे पास ये पोल जो है, ये पोल एक पोल ये रियल आ जाएगा अगर ये कोई भी kth पोल हो। मैंने यहाँ p1 लगा दिया ताकि मैं इतनी ज़्यादा नोटेशन से बचना चाह रही थी। अगर मेरे पास ये पोल रियल हो तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इसकी कंट्रीब्यूशन होगी जी a1 e raised to power some real
पोल वैल्यू इनटू टी। अगर वो रियल पोल वैल्यू P1 इज इक्वल टू अल्फा है, यहाँ इसने अल्फा के लिखा, हम अल्फा के लिख लेते हैं, तो हमारे पास इसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी yn की, इस टर्म की कंट्रीब्यूशन, किसी भी kth टर्म की कंट्रीब्यूशन वो क्या होगी, वो होगी द kth कांस्टेंट e रेज़ टू पावर अल्फा के इनटू टी, वेयर अल्फा के इज रियल। ठीक है, तो अगर अल्फा के आपके पास रियल है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि आपका अल्फा के ग्रेटर देन 0 यानी कि ये पॉजिटिव हो, एक ये कि आपका अल्फा के इज इक्वल टू 0 हो, और एक ये कि आपका अल्फा के जो है वो लेस देन 0 हो। तो अगर आपका अल्फा के ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो एक्सपोनेंशियल है वो एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल होगा। अगर आपका अल्फा के 0 होगा तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी अल्फा के ग्रेटर देन 0 के लिए, अल्फा के इज इक्वल टू 0 के लिए, और अगर आपके पास अल्फा के लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव होगा तो आपके पास एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल आएगा। ठीक है, और एस प्लेन पे भी इसको प्लॉट करके देख लो कि अगर एस प्लेन पे ये सिग्मा है और ये जे ओमेगा है, तो अल्फा के अगर आपके पास रियल होगा तो या वो यहाँ होगा, राइट हाफ में होगा, या लेफ्ट हाफ में होगा, या ओरिजिन के ऊपर होगा। तो यहाँ पर हर जगह पे उसका बिहेवियर कैसा होगा, अगर इस साइड पे होगा तो राइजिंग एक्सपोनेंशियल है, अगर इस साइड पे होगा तो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, और अगर यहाँ होगा तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है जी, समझ आ गया कि रियल पोल्स जो हैं वो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फिर अगर आपके पास पोल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में आपके पास पोल्स आ रहे हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में आपके पास पोल्स आ रहे हैं, तो वही अंडर डैम्पिंग वाली सिचुएशन होगी। आपके पास जो है वो पोल कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, या यहाँ एक कॉन्जुगेट पेयर होगा आपके पास, या आपके पास यहाँ एक कॉन्जुगेट पेयर होगा। अब कॉन्जुगेट पेयर में आपके पास अल्फा जो है उस पे सारी बात डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए जे ओमेगा और माइनस जे ओमेगा जब कॉन्जुगेट पेयर होता है तो उसमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, जे ओमेगा भी मिलता है और माइनस जे ओमेगा भी मिलता है। जो चीज़ मुख्तलिफ होती है वो अल्फा की, यानी इस कॉन्जुगेट पेयर में आपके पास अल्फा के जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है, और इस कॉन्जुगेट पेयर में आपके पास अल्फा के जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर अल्फा के नेगेटिव होगा तो फिर वही होगा जो हमने सीखा हुआ था कि आपके पास एक ऑसिलेशंस आएंगी, लेकिन दोज ऑसिलेशंस आर गोइंग टू डाई आउट विद टाइम। लेकिन अगर यहाँ होगा तो आपके पास क्योंकि एनवलप जो है वो डाइवर्जिंग है, तो फिर आपके पास जो ऑसिलेशंस आएंगी दे आर गोइंग टू इंक्रीज विद टाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इसने सारी एस्टेरिक और ए के और ये सब कुछ इस्तेमाल किया है, आई थिंक इनसे ज़रा बचने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज एक्सप्रेशन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में ये आएगा, जिसमें अल्फा के आपकी जो ये पोल है उसका रियल पार्ट है, और ओमेगा के जो है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है, और ए के टू ए के को भी आप एक कांस्टेंट ए के से रिप्लेस कर लें। जब आप इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे तो ये उसी में अकोमोडेट हो जाएगा। ए के और थीटा के वो दो वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट्स की जो कि आपने फाइंड करनी है, और ये कैसे फाइंड होंगी, ये होंगी इनिशियल कंडीशंस की मदद से। चैप्टर 9 में बिल्कुल जैसे किया था उसी तरह इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे और ये कांस्टेंट्स जो हैं ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल रिस्पांस आप डायरेक्टली पोल्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास रिपीटेड पोल्स होंगे तो जितने भी पोल्स रिपीट हो रहे होंगे वो आपको पता है दैट विल बी सम कांस्टेंट प्लस सम कांस्टेंट इनटू टी प्लस सम कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर। लेट्स से 3 पोल्स हैं तो देन that multiplied by for 3 poles, for 3 repeated poles, तो ये तीनों जो है they will be multiplied by e raised to power pkt। जो भी आपका पोल जो है वो रियल है और उसकी रूट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो वो इस किस्म का आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसने आपको एक बड़ी अच्छी बात उसने बताई है, उसने कहा पोल अगर लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में हो तो आपके पास डिकेइंग कंपोनेंट्स होंगे, यानी आपके पास अगर रियल पोल होंगे तो भी उसकी वैल्यू इस तरह होगी, अगर पोल जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो भी उनकी वैल्यू इस तरह की होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो है
वो पोल्स जो है वो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में होंगे, तो फिर आपके पास डाइवर्जिंग पोल्स होंगे, या तो ऐसे होंगे या इस किस्म के होंगे, ठीक है। और वो कहता है कि वो आपके पास रियल पोल यील्ड नॉन ऑसिलेटरी कंपोनेंट्स इन कॉम्प्लेक्स पोल्स, पोल पेयर्स यील्ड ऑसिलेटरी, यानी जो अल्फा वाला पोर्शन है वो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल के एनवेलप को डिसाइड करता है, और जो आपके पास ओमेगा के वाला कंपोनेंट है वो आपके पास ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। A pole at the origin yields a DC component and a pole pair right on the imaginary axis yields an AC component. Let's say आपके पास DC component की तो हम बात कर चुके हैं, अगर आपके पास पोल्स यहाँ हों तो फिर ऑसिलेशन, पोल्स का पेयर जो है ये ऑसिलेशंस तो देगा, लेकिन इनका एनवेलप क्या होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है, लिहाजा एनवेलप एक कांस्टेंट होगा, एंड यू विल गेट नॉन डिकेइंग सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। इसने बहुत अच्छी फिगर बनाई है जिसमें उसने एक्सिस के ऊपर पोल्स रख के आपको दिए हैं। लेट्स मी जरा ये देखिए, ये वो कहता है ये आपके एक्सिस हैं जो मैं रेड में बना रही हूँ, ये रियल एक्सिस हैं, और ये आपके जो मैं रेड में बना रही हूँ ये इमेजिनरी एक्सिस हैं, ठीक है। वो कहता है अगर आपका पोल ओरिजिन पे होगा तो आपका रिस्पॉन्स कांस्टेंट डीसी वैल्यूड होगा, अगर आपका पोल रियल पॉजिटिव एक्सिस पे होगा तो आपका रिस्पॉन्स एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल होगा, अगर आपका पोल जो है वो रियल नेगेटिव एक्सिस पे होगा तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा, अगर आपका पोल पेयर जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे है तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो ऑसिलेटरी है, लेकिन ऑसिलेटरी होने के साथ साथ ना वो डिके कर रहा है ना राइज कर रहा है, बल्कि सस्टेन्ड ऑसिलेशंस है, ठीक है। फिर वो कहता है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर पोल आता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर पोल जो है वो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में है, तो आपके पास ऑसिलेशंस आएंगी विच आर राइजिंग। Then he says अगर आपके पास पोल पेयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है लेकिन वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में है, तो आपके पास ऑसिलेशंस तो आएंगी बट दे विल बी डिकेइंग। ये नेचुरल रिस्पॉन्स के ऑप्शंस हैं जिनके लिहाज से नेचुरल रिस्पॉन्स हो सकता है। समझ आ गई आपको? यस मैम। So let's move on. हाँ जी, इसको मैं थोड़ा सा जी, the natural response of a certain circuit is this. Find the denominator of its network function. अब नेटवर्क फंक्शन के डिनोमिनेटर से तो नेचुरल रिस्पॉन्स हमने फाइंड करने का तरीका देखा था। कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स आपके पास ऐसा है, आप इसका डिनोमिनेटर फाइंड करें। ये पहला आया कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट जो है ये आपके पास 9 है, तो ये 9 + 70 इंटू e रेज टू पावर जो मैं y ऑफ t को जरा दोबारा लिखती हूँ, y ऑफ t इज इक्वल टू 9 + 7t, क्योंकि t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो इसकी कोई पहली टर्म भी होनी चाहिए, ये रिपीटेड पोल वाला बिहेवियर आ रहा है ना। और उसके बाद है जनाब -5 1 + 0.5t इंटू e रेज टू पावर -3t प्लस 8 e रेज टू पावर -t प्लस 6 e रेज टू पावर -2t cos of 4t plus 45 डिग्रीज। ऑलराइट, अब आप मुझे बताओ कि ये जो दो टर्म्स हैं ये क्या हैं, इसमें कितने पोल्स इन्वॉल्व हैं? हमने क्या पढ़ा था, a0 + a1t e रेज टू पावर pkt, ये कब आएगा? जब ये पोल के जो है ये 2 दफा रिपीट हो रहा होगा। तो ये 2 पोल्स हैं P1 एंड P2 जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है, तो P1 और P2 क्या होंगे भाई, उस इक्वेशन के साथ इक्वेट करके बताइए।
ई रेज टू पावर 0t है, ई रेज टू पावर 0t को ई रेज टू पावर पी के टी के साथ कंपेयर करो और प्लीज मुझे बताओ कि पी के की क्या वैल्यू है। 0 है मैम। जी जी मैम पी के 0 होगा ना? 0 है, ठीक है। उसके बाद इस टर्म पे आ जाए, ये भी देखें a1 प्लस a2t इंटू ई रेज टू पावर पी के टी के साथ आप इसे अगर मैच करें तो आपके पास p3 और p4 क्या आते हैं? -3। -3। ठीक है, इसको आप कंपेयर कीजिए, ये आपके पास एक रियल वैल्यूड पोल है a e रेज टू पावर p के t, तो p के आपके पास p5 क्या है? -1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, मैंने आपको कहा था ये इसकी वैल्यू अल्फा होती है और ये जो है ये आपके पास ओमेगा होती है। तो आपके पास p6 और p7 क्या है? वो है जी -2 प्लस माइनस j। 2 3 4। तो आपके पास ds जो है वो क्या आएगा? वो आएगा s माइनस p1, s माइनस p2, s minus p3, s minus p4, s minus p5, s minus p6 into s minus p7। ये देखिए, ठीक है। तो p1 आपके पास क्या है? ये है जी 0, सो दिस इज s minus 0 into s minus 0 into s plus 3 into s plus 3 into s plus 1 into s plus 2 plus j4 into s plus 2 minus j4। देख लीजिए, so this is equal to s square into s plus 3 square into s plus 1 और ये हो जाएगा जी s plus 2 whole square plus 16 s square s plus 3 whole square s plus 1 and this is s square plus 2s plus 4, तो ये हो जाएगा sorry s square plus 4s plus 4, तो 4 plus 16 is 20, so this will be s square plus 4s plus 20। There you go. Yeah. ठीक है सर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब वो बात मैम जी जी बताइए। मैम आप प्लीज ब्लैक पॉइंटर यूज कर ले, वो नीचे जाकर उसकी नजर नहीं आता रेड से। थैंक यू, मैं भूल गई थी, अब मैं उसको इंक चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ये लो सर, हो गया। थैंक यू। हाँ, अब अगर आपने कंप्लीट रिस्पांस फाइंड करना है, आपने कंप्लीट रिस्पांस फाइंड करना है, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है ये आपके पास मौजूद है। हम इसको आसान वर्ड्स में इसकी बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमने कहा था कि हमारे पास एक तो आपके पास जो कंप्लीट रिस्पांस है ना, दैट इज इक्वल टू वाई ट्रांजिएंट प्लस वाई स्टेडी स्टेट। ठीक है, वाई ट्रांजिएंट तो वैसे ही होगा जैसे वाई नेचुरल होता है, सिर्फ इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज जो हैं वो बदली जाएंगी। कंप्लीट रिस्पांस का सिर्फ ये वाई स्टेडी स्टेट वाला कंपोनेंट है जो कि हमने देखना है कि वाई स्टेडी स्टेट क्या है। अब वाई स्टेडी स्टेट दो कंडीशंस के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। हमने पीछे ये क्वेश्चन डेवलप की थी, y ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ s इंटू x ऑफ t। तो अगर आपके पास जो है वो s जो है वो 0 है, अगर आप बेसिस कंपोनेंट मालूम करना चाहते हैं तो s आपके पास क्या होगा? 0। तो y ऑफ t क्या होगा? y of t will be equal to h of 0 into x की जो भी dc वैल्यू है xm। तो आपके पास कंप्लीट रिस्पांस क्या आ जाएगा? कंप्लीट रिस्पांस आएगा ट्रांजिएंट, जो कि मैंने आपको कहा आप उस तरीके से फाइंड करेंगे जैसे हमने पीछे नेचुरल फाइंड किया था, प्लस h of 0 into xm। तो ये हो जाएगा आपका डीसी स्टेडी स्टेट रिस्पांस। फिर अगर आप जो है वो एसी स्टेडी स्टेट रिस्पांस पे आएंगी तो एसी स्टेडी स्टेट रिस्पांस में आपका एस जो है वो क्या है? जे ओमेगा। जाहिर है आपका जो फोर्सिंग फंक्शन है दैट इज इक्वल टू एक्सएम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा एक्स। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है एस की वो क्या है? वो है जे ओमेगा, क्योंकि ऑयलर्स आइडेंटिटी के लिहाज से ये टोटली एक आपके पास इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपको साइन की बात करें ना, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल हो इसका
एनवेलप ना राइजिंग एक्सपोनेंशियल हो बल्कि सिर्फ एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फंक्शन हो, तो फिर हमारे पास ये इसका फोर्सिंग फंक्शन होगा। तो अगर मैं x ऑफ t को ये लूँ जो इसने यहाँ पे कहा i रेज़ टू पावर j ओमेगा t, तो मेरा x ऑफ t इसके रियल पार्ट के बराबर है, यानी e रेज़ टू पावर j ओमेगा t इज इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा t प्लस j sin ऑफ ओमेगा t। तो क्योंकि मैं सिर्फ कोसाइन के साथ डील कर रही हूँ, लिहाजा ये इसके रियल पार्ट के साथ है। उसने सारा कुछ जो करके दिया उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इन नटशेल, तो आपके पास जो y स्टेडी स्टेट आएगा वो क्या होगा? वो होगा जनाब xm cos ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा मॉडिफाई होगा फेज में, आप h ऑफ j ओमेगा का फेज ऐड कर दोगे। फेजर में याद है ना, जब दो फेजर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, कॉमन बात ये है कि आप h ऑफ j ओमेगा की फेजर्स को x की फेजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों के फेजेस को आपस में ऐड कर दोगे। दिस इज हाउ यू गोइंग टू फाइंड द स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ये सीधा सीधा फेजर एनालिसिस है, इसमें ज़्यादा मैथ्स में घुसने की कोशिश की। मेरा ख्याल है उससे बेहतर है कि हम अपना जो फेजर के कॉन्सेप्ट्स थे उनको साथ रखें, क्योंकि h ऑफ j ओमेगा हमने एक फेजर में कन्वर्ट कर लिया और x भी एक कोसाइन है, लिहाजा हम उसको भी एक फेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब दो फेजर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनके मैग्नीट्यूड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनके फेजर्स जो हैं वो आपस में एड अप हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड द AC रिस्पांस फ्रॉम द ट्रांसफर। जी प्रैक्टिस, लेट्स डू सम प्रैक्टिस। कंप्लीट रिस्पांस तो हमने कर ही दिया, इसको मैं थोड़ा सा ये ले सर। वो कहता है assuming zero initial stored energy in each reactive element, find V out of T if Vi is equal to 10 plus 20 sin of 5t। ठीक है, तो अब हमें इसमें करना क्या है? इसको मैं कहती हूँ ये है जी 6s और ये है जी 16/s। सॉरी ये ब्लैक इंक जरा रेड, मुझे याद करा दिया करें अगर इनका कलर जो है वो रेड हो जाता है, नहीं बाय डिफॉल्ट इसका रेड है। और इसको मैं कहती हूँ ये जो है दिस इज इक्वल टू Z2 एंड दिस इज इक्वल टू Z1। तो आपके पास V out is equal to the phasor V out, this is the phasor V in, then V out is equal to Z2 over Z1 plus Z2 into VI। ठीक है, so आपके पास H of S which is equal to V out over VI is equal to Z2 over Z1 plus Z2। so Z2 आपके पास क्या है? Z2 है जी 16/s। मैं इसको सीधा करके लिखूँ ताकि मुझे आसानी रहे, स्लैश नहीं डालूंगा जी। 16/s into 2 डिवाइडेड बाय 16/s plus 2, ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया 6s। ओफो ये 6s नहीं है भाई, ये 6 ohms है, ये खल्फ सिर्फ s है। s plus 6 plus 16s into 2 over 16s 16/s। नहीं हो रहा इसमें, क्या हुआ? रेस्ट था मैम, सही है। ठीक है, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा जनाब 32/s डिवाइडेड बाय ये क्या हो 16 जाएगा? plus 2s 16 plus 2s। मैम इनको कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना, अगर हम नीचे ऑलरेडी एलसीएम ले ले तो। s plus 6 into 16 plus 2s plus 16/s into 2। नहीं, क्या किया मैंने? 16 plus 2s कर 16 plus 2s चेक कर लो प्लीज।
इसको नीचे लिखते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू 16 into 2 is 32 Yes, ma'am. divided by 32. s plus 6 into 16 plus 2s plus 16 into 2 32. चेक कर लें प्लीज। मैम 32 16/2 16 into 2 के साथ s नहीं रहेगा? जी क्या कह रहे हैं? मैम दोनों 32 के साथ उनका s 16 रहेगा plus ना? 2s है या ये ऐसे होगा कि ये आपके पास हो जाएगा 16 into 2 is 32 32 over s divided by 16 plus 2s over s, ठीक है, divided by s plus 6 plus 32 over s divided by 16 plus 2s over s। ये s आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 16 plus 2s भी कैंसिल हो जाएंगे जब मैं इस s plus 6 को 16 plus 2s के साथ समझ आ गई मैम। So what we have here is we have a 32 over s16s plus 2s square plus 16 6 are 96 96 yes ma'am, plus 96. 12s plus 32. So what you have is you have a 32 divided by 2s square plus 12s plus 16s is 28s 28s plus 128. चेक कर लें प्लीज। सही है मैम। यस मैम जी। So that makes it equal to 16 divided by s square plus 14s plus 64. चेक कर लें प्लीज। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। इसको हम एरेज करते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं। अब देखो वी आई ना दो तरह का उसने दिया है, 10 + 20 sin of 5t, ठीक है। तो हम आउटपुट भी ना दो मालूम करेंगे और फिर सुपर पोजिशन की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। यानी हम वी आई को कहते हैं, वी आई को हम कहते हैं v1 + v2, ठीक है। सॉरी, हम कहते हैं वी आई इज इक्वल टू v1 + v2, ठीक है। v1 इज इक्वल टू 10 और v2 इज इक्वल टू 20 cos of 5t minus 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो वी आउट स्टेडी स्टेट 1 है वो क्या होगा? वो होगा जब मेरा v1 के लिए, v1 इज इक्वल टू 10 के लिए मैं करूँगी, तो वो होगा जी मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 64, डायरेक्ट लिखने की बजाय वो होगा जी h(0) × 10, ठीक है। तो h(0) आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 64 × 10, दैट इज इक्वल टू 10/4, दैट इज 2.5, ठीक है। तो एक तो स्टेडी स्टेट कंपोनेंट आपके पास आ गया 2.5। दूसरा हमने करना है वी आउट v1 इज इक्वल टू 20 cos of 5t minus 90 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो है इसमें मेरे पास वी आउट स्टेडी स्टेट 2 जो है वो है h at j5 into phasor 20 with a phase of minus 90 degrees,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो वही J5 ही इसकी रहेगी ना, जो मेरे पास x की वैल्यू आई। तो एज ऑफ J5 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 16 डिवाइडेड बाय J5 का स्क्वायर जो है जब मैं करूँगी तो हो जाएगा -25 प्लस J70 आई बिलीव, J5 into 14 is J70 plus 64, ठीक है, into 20 minus 90 degrees। तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब 16 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 64 minus 25, 39 में प्लस J70 और ये आ जाएगा 20 into minus 90 degrees। तो इसका काइंडली मुझे मैग्नीट्यूड और फेज बता दीजिए इस टर्म का। चले आप अपने ओन टाइम में कर लीजिएगा, इसका जो भी मैग्नीट्यूड आता है इसका आपके पास आएगा एक मैग्नीट्यूड और एक इसका आपके पास आएगा फेज, ठीक है। तो आपके पास V आउट स्टेडी स्टेट 2 जो है वो क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ H इंटू 20 cos ऑफ 5t minus 90 degrees plus the phase of H, ठीक है। ठीक है मैम। आपके पास जो V आउट स्टेडी स्टेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू, मैं उसको लिख लूँ ऊपर, टोटल जो V आउट स्टेडी स्टेट आपके पास आएगा वो होगा जी 2.5 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ H इंटू 20 cos of 5t minus 90 degrees plus the phase of H। So ये तो अभी आया V out steady state। What about the transient component? Transient क्या होगा इसका भाई? Transient कैसे फाइंड करें? जी सर, तो रोशनी डालें। अच्छा जी, आप ट्रांजिएंट कंपोनेंट के लिए हम वही तरीका करेंगे जो नेचुरल रिस्पांस के लिए हमने किया था। हम कहेंगे जी डी ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 14s प्लस 64 एंड पुट इट इक्वल टू 0। तो आपके पास जो दो पोल आएंगे P1 और P2 वो क्या होंगे, वो होंगे -14 प्लस माइनस व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ 14, 196 माइनस 4AC माइनस 256। तो ये आ जाता है जी -14 प्लस माइनस j अंडर द रूट 60/2, तो दैट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस j अंडर द रूट 15। चेक कर लें प्लीज। यस मैम। यस मैम, यही आ रहा है। यही आ रहा है। तो हमारे पास अब जो कंप्लीट रिस्पांस आएगा V आउट वो होगा जी 2.5 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ H जो कि आपने पीछे से कैलकुलेट कर लिया है, ये कोई अननोन नहीं है, इंटू 20 cos ऑफ 5t माइनस 90 डिग्रीज प्लस द फेज ऑफ H, ठीक है, प्लस अब आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल आ गए हैं, सम कांस्टेंट A जो कि आपने फाइंड करना है e raised to power -7t cos ऑफ अंडर द रूट 15t प्लस थीटा। ये जनाब आपका कंप्लीट रिस्पांस है। अब इस कंप्लीट रिस्पांस में आपको आती है इनिशियल कंडीशंस फाइंड कर की मदद से ए और थीटा फाइंड करना। इनिशियल कंडीशंस अलबत्ता हम फाइंड कर लेते हैं। वो कहता है दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जो है उनकी इनिशियल एनर्जी 0 है, यानी VC 0 प्लस इज इक्वल टू 0 एंड IL 0 प्लस इज इक्वल टू 0। तो V आउट एट 0 प्लस
is equal to VC at 0 plus and it is equal to 0. ठीक है, and dV out by dt at 0 plus is equal to 1 over C IC at 0 plus. मुझे बताओ जी IC 0 plus पे क्या होगा? अगर IL 0 माइनस 0 है तो IL 0 प्लस भी 0 है, तो इसका मतलब है 0 प्लस पे यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है? 0. तो फिर V आउट 0 प्लस अगर 0 है तो 0 प्लस पे इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजर रहा है? वो भी 0 होगा. वो भी 0 हो जाएगा. तो फिर अगर मैं इस नोड के ऊपर KCL लगाऊं तो कैपेसिटर का करंट 0 प्लस पे क्या होना चाहिए? 0. वो भी 0 होना चाहिए. वो भी 0 होगा क्योंकि बाकी दो ब्रांच मैम करंट इन्फिनिट होगा ना, इन्फिनिट नहीं होगा ना? जी क्या कह रहे हैं? मैम इन्फिनिट नहीं होगा क्या होगा? क्योंकि इनिशियल पे मैम वो शॉर्ट नहीं हुआ होगा तो इन्फिनिट नहीं हो जाएगा. क्या शॉर्ट हुआ होगा? नहीं मैम बस ये ऐसे है मैम, समझ गए. इनिशियल कंडीशंस को ब्रश अप करो हुजूर. ठीक है, तो ये भी आपके पास, तो ये दो इनिशियल कंडीशंस हैं. वी आउट आपके पास 0 है, आप इसमें इसको 0 पुट कीजिए हर टी को. जब आप मैग्नीट्यूड और फेज इसका मालूम कर लेंगे तब आप ये करने के लायक होंगे, जब आप एच का जो पीछे मैग्नीट्यूड और फेज था वो मालूम करना. फिर डी वी आउट बाई डी टी फाइंड कीजिए, उसका जो है उसमें टी को 0 पुट कीजिए और ये दोनों कांस्टेंट फाइंड करिए. सो ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढा था व्हिच वाज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ताकि हम ये करें तो हमें समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं. ठीक है जनाब? यस मैम. तो कंप्लीट रिस्पॉन्स ये मैंने आपको एग्जांपल में करवा दिया. उसके बाद है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे. मैम बस कर दे जी इसमें. जी बिल्कुल, बस बिल्कुल. थैंक यू मैम. मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ जरा, गिव मी अ फ्यू मिनट्स. जो कुछ पढ़ाया समझ आ गया? यस मैम. जब मैं पढ़ा रही होती हूँ उस वक्त तो समझ आ जाता है ना. चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि अगले 1-2 दिन में वेडनेसडे या थर्सडे को ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं, अगर आज की रिकॉर्डिंग कल ही मैं अपलोड कर सकी तो मैं कर दूँगी. क्या हो गया? अच्छा जी, कल हम इस वक्त रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं है. आप लोग काइंडली मुझे चैट में अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए. ठीक है? ओके मैम, अल्लाह हाफिज़.